नमस्ते बच्चों। झटपट समय ना गवाते हुए हम आज की वर्कशीट की ओर बढ़ते हैं। संस्कार और भावना एकांकी के लेखक कौन है? संस्कार और भावना एकांकी के लेखक प्रेमचंद तो है ही नहीं। संस्कार विनोद रस्तोगी जी ने बहुत की विदा लिखी है। ये इस एकांकी को लिखा है इन्होंने। और संस्कार और भावना के जो लेखक हैं वो हैं विष्णु प्रभाकर। श्री विष्णु प्रभाकर जी का जन्म उत्तर प्रदेश में कब हुआ था? इनका जन्म अब जब टेक्स्ट बुक पेज नंबर 5 देखेंगे तो वहां सिर्फ लिखा है 1912। वहां लिखा है उत्तर प्रदेश में 1912 में हुआ था। 1912 का ऑप्शन सिर्फ यही है, तो इसीलिए हम इसे टिक मार्क करेंगे। तीसरा है, श्री विष्णु प्रभाकर बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में श्री विष्णु प्रभाकर, यहाँ पर अब हम इसमें यहाँ पर एक बार देखते हैं, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। तो ये मेरे ख्याल से ये फिल इन द ब्लैंक्स में ये देना चाहते थे और ये इसका सही उत्तर है। कहाँ लिखा है ये? पेज नंबर 5 के सेकंड पैराग्राफ में, बहुमुखी यानी मल्टी टैलेंटेड। श्री विष्णु प्रभाकर जी का देहांत कब हुआ था? ये यहाँ पर कहीं पर भी इसमें चैप्टर में नहीं लिखा है, तो इसीलिए मेरे विचार में ये नॉट एप्लीकेबल है। माँ को बेटे से अलग करना पाप है, माँ का हृदय तोड़ना अत्याचार है। वक्ता और श्रोता कौन है? इसमें वक्ता है उमा और श्रोता है माँ। चेतन से अचेतन, चेतन से अचेतन अधिक शक्तिशाली है। संस्कारों की दास्ता सबसे भयंकर शत्रु है। श्रोता है अविनाश। ये अविनाश ने माँ से यह बात कही थी। राम सिंह कौन है? राम सिंह नौकर है। संस्कारों की दास्ता का अर्थ क्या है? संस्कारों की दास्ता यानी दास्ता मतलब गुलामी, स्लेवरी करना। तो संस्कारों की दास्ता का अर्थ है पुराने जो रीति रिवाज सैकड़ों सालों से चले आ रहे हैं उन पर ब्लाइंडली उनको फॉलो करना, उसे हम कहते हैं संस्कारों की दास्ता। माँ किस प्रकार की नारी है? तो संक्रांति काल की है, हिंदू है और रीति रिवाजों को फॉलो करती है, संस्कारों में बंधी हुई है, इसीलिए यह ऑप्शन करेक्ट है। अतुल के अपनी माँ के प्रति क्या विचार है? अतुल ने बहुत क्लियर शब्द, मतलब बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि माँ तुम निर्मम ही नहीं, तुम कायर भी हो। क्यों निर्मम हो? क्योंकि तुमने अविनाश को नहीं अपनाया, उसके विवाह को नहीं अपनाया। और कायर इसलिए हो क्योंकि संस्कारों की दास्ता को तोड़ने की ताकत तुम में नहीं है, इसीलिए तुम निर्मम और कायर दोनों हो। अगला प्रश्न है, माँ को अविनाश की बीमारी के बारे में किसने बताया था? तो माँ को अविनाश की बीमारी के बारे में मिश्रानी ने बताया था। कहाँ बताया था? जब वे कुमार के घर पर गई थी। जब माँ रो पड़ती है तब कौन करुणा से द्रवित होकर उन्हें संभालता है? तो करुणा से द्रवित होकर के उन्हें संभालती है उनकी जो बहू है वह है उमा। कहाँ है ये पेज नंबर 7 में आप जब जाएंगे तो सबसे पहला जो माँ का डायलॉग है उसमें माँ का एक बड़ा सा डायलॉग है और बोल्ड लेटर्स में लिखा है, उमा करुणा से द्रवित होकर उन्हें संभालते। द्रवित होना मतलब इमोशनल होना। अविनाश को कौन सी बीमारी हुई थी? हैजा। माँ ने बहू को क्यों नहीं अपनाया था? क्योंकि बहू जो थी वो विजातीय थी, अलग जाति की थी। विद्रूप का अर्थ क्या है? विद्रूप का अर्थ होता है बच्चों बहुत ही टॉन्ट में, कमेंट में किसी बात को कहना। तो बहुत टॉन्ट में कह के मतलब किसी बात को कहना। कहाँ लिखा है ये? पेज नंबर 7 में एकदम माँ का लास्ट डायलॉग आप देखेंगे। पर माँ जी यह तो माँ कहती है मैं जानती हूँ, मेरे ही तो बेटे हैं। तो ये विद्रुपता से कहती है, वो बहुत ही मतलब टॉन्ट में कमेंट करते हुए कहती है, मानो अपने बच्चों का मजाक बनाते हुए वो कह रही है। ये पेज नंबर 7 में ये बात लिखी गई है लास्ट टाइम में। तो अगर विद्रूप नहीं है तो हम यहाँ पर मजाक शब्द को हम यहाँ पर ले सकते हैं। कर्णफूल का अर्थ है कान में जो आभूषण पहने हैं उमा ने, वही है कर्णफूल। कहाँ है आप कहेंगे कर्णफूल कहाँ दिया है इसमें? तो पेज नंबर 6 में फर्स्ट लाइन, फर्स्ट जो सेंटेंस है वहां पर है कुंडलाकार कर्णफूल। परितोष का अर्थ है पुरस्कार, पुरस्कार। साक्षी का अर्थ है गवाह, तो जिसने किसी घटना को अपनी आंखों से देखा उसे हम कहते हैं साक्षी। उद्विग्न हो जाना, हमने इसे किसमें पढ़ा है? हमने सूखी डाली में भी इसे पढ़ा है, जहां बेला बहुत उद्विग्न हो जाती है। तो उद्विग्न का अर्थ है बहुत विचलित हो जाना, जब एकदम बेचैन हो जाते हैं, मन नहीं लगता हमारा। स्वार्थ का विलोम है निस्वार्थ। विजातीय का विलोम है स्वजातीय, सजातीय। मरणासन्न का अर्थ है जिसकी मृत्यु निकट हो, वह नहीं बचेगा, उसे बचाने की शक्ति केवल मुझ में है, केवल मुझ में ही है, ये कहती है माँ। अतुल का चरित्र चित्रण है कि अतुल बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र है। किसका? माँ का आज्ञाकारी पुत्र है, लेकिन फिर भी
उसमें इतनी क्षमता है कि माँ की गलत बातों का वह विरोध करता है। संस्कार दिए गए हैं उसे, लेकिन संस्कारों का कहाँ पर सही पालन करना है उसे पता है, और कहाँ पर विरोध करना ये भी उसे मालूम है। 26वां प्रश्न, बहू ने किस बीमारी से प्राण देकर, किसे मतलब किस व्यक्ति को किस बीमारी से प्राण देकर बचा रही थी? तो हैजे की बीमारी से, हैजे की बीमारी से। बहू किसकी, कौन और किस जाति की थी? मतलब किसकी बहू थी, किसकी पत्नी थी? तो अविनाश की पत्नी थी। और किस जाति की थी? तो वह विजातीय थी, बंगाली थी वो। अपराध और किसका है? सब मुझी को दोष देते हैं। अपराध और किसका है? सब मुझको ही दोष देते हैं, ये माँ का कथन है। अतुल और उमा ने अविनाश के यहाँ अपने जाने की बात माँ को किस डर से नहीं बताई थी? तो वे मतलब वे माँ का बहुत सम्मान करते थे, उन्हें ऐसा लगता था कि माँ को बताएंगे तो माँ कहीं दुखी ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने माँ से यह बात नहीं बताई। एकांकी में समस्या का समाधान करने में कौन से पात्र ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो अतुल ने। उमा का चरित्र चित्रण, उमा एक आदर्श महिला, एक आइडियल जैसी महिला होनी चाहिए, तो अपनी सास का भी ख्याल रख रही है वो, और अपने घर को एक करना चाहती है, एक आइडियल जैसी लेडी होनी चाहिए, एक स्त्री को होना चाहिए, वैसी है। अभी चलो माँ, इस वाक्यांश को किसने किससे कहा है? अभी चलो माँ कहता है, अतुल कहता है कि माँ अगर तुम्हें चलना तो अभी चलो, तो अतुल ने अपनी माँ से कहा, ये अंतिम पेज में है वहां पर। बड़ी बड़ी काली आंखें, उनमें शैशव की भोली मुस्कुराहट और अनजान में ही लज्जा हुए कपोल पर रहने वाली हंसी, किसके रूप की प्रशंसा की गई है? अविनाश की पत्नी के। अविनाश का अपने परिवार वालों से किस बात पर विरोध था? तो अविनाश की जो विजातीय पत्नी थी, अविनाश की विजातीय स्त्री से विवाह को समर्थन नहीं मिला था। तो अविनाश ने विजातीय स्त्री से जो विवाह कर लिया था, इस विवाह को माँ का समर्थन नहीं मिला था, इसीलिए वह अपने परिवार वालों से उसका विरोध था। बहू ने किसे प्राण देकर बचा लिया? तो बहू ने अपने पति अविनाश को अपने प्राण देकर के बचा लिया। अपराध और किसका है? सब मुझी को दोष देते। कौन से अपराध की बात हो रही है? तो माँ ये नहीं है, ये भी नहीं है। माँ खुद के रूढ़िवादी विचार के बारे में, अपने बारे में बात कर रही है। सभी माता पिता यही चाहते हैं। वक्ता कौन है? सभी माता पिता यही चाहते हैं। तो कहाँ पर है ये सभी माता पिता यही चाहते हैं? मैंने आपको से कई बार भी ये पहले भी ये यह वाक्य कहा था कि उसने, वह सदा यही कहता कि सभी माता पिता यही चाहते हैं। वक्ता है अविनाश। ओके, मैं ही क्यों, सभी माता पिता यही चाहते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ये आप जब पेज नंबर 12 देखेंगे, ये जब आप पेज नंबर आप जब 12 देखेंगे, इसमें पेज नंबर 12 में, पर मैं क्या करूं, मैं जो इससे अधिक है उसी को पाने के लिए आतुर हूं, मैं ही क्यों, सभी माता पिता यही चाहते हैं। तो इसकी जो वक्ता है वह है माँ, इसकी वक्ता माँ है। वो कहाँ कह रही है? पेज नंबर 12 में यह बात कह रही है। माँ का यह कथन है कि सभी माता पिता यही चाहते हैं। क्या चाहते हैं सभी माता पिता? मतलब कि बच्चे उनके साथ रहे, उनकी देखभाल करें, वे बच्चों की देखभाल करें। सभी माता पिता यही चाहते हैं। डाकिन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? डाकिन शब्द का प्रयोग किया गया है अविनाश की पत्नी के लिए। वर्ण का अर्थ है, मैंने तो वर्ण किया है, मैंने तो चुना है अपने पति को, यह कहती है अविनाश की पत्नी। घृणा का विलोम है प्रेम। माता के दोनों पुत्रों का नाम है अतुल और अविनाश। परिवार की बड़ी बहू जो है, परिवार की बड़ी बहू यानी अविनाश की पत्नी, वो बंगाली जाति की है। अगले पर हम आते हैं, बहू की विदा चैप्टर पर आते हैं। जीवनलाल का स्वभाव कैसा है? जीवनलाल लालची किस्म के हैं। तो किस चीज का लालच है उनको? दहेज का लालच है। कितने लालच, उन्होंने कितने दहेज की मांग की? उन्होंने 5,000 दहेज रुपयों की मांग की। किससे मांग की है? प्रमोद से मांग की है। प्रमोद की बहन का नाम क्या है? कमला, कमला है। ये सब ध्यान में रखें इन सबको। राजेश्वरी की उम्र बताई गई है यहाँ पर 46 वर्ष। कमला किसकी पत्नी थी? तो कमला पत्नी थी रमेश की, बहन है प्रमोद की, और बहू है जीवनलाल की। प्रमोद की बहन कौन थी? तो प्रमोद की प्रमोद की जो बहन है उसका नाम है कमला। गौरी की माँ का नाम क्या है? राजेश्वरी। राजेश्वरी का चरित्र चित्रण क्या है? क्या है यहाँ पर चरित्र चित्रण अगर हम करेंगे तो क्या है? तो वे बहू और बेटी में फर्क करती है? नहीं करती। तो ये ऑप्शन करेक्ट है।
बहू की विदा कहानी का कहानीकार कौन है? श्री विनोद रस्तोगी जी। बहू की कहानी में किस समस्या का चित्रण किया गया है? तो दहेज की प्रथा पर। जीवनलाल अपनी बहू कमला को कहाँ भेजने से मना कर दिया जीवनलाल ने? तो पहले श्रावण में, रीति रिवाजों के अनुसार पहले श्रावण में उन्होंने उसे मायके भेजने से मना कर दिया। रमेश की बहन का नाम क्या है? रमेश की बहन का नाम है, रमेश की बहन का नाम है गौरी। कमला किसकी बहन का नाम है? कमला प्रमोद की बहन का नाम है। रमेश कहाँ गया हुआ था? रमेश गौरी के ससुराल गया हुआ था। जल्दीबाजी में बिल्कुल उत्तर ना लिखे, समय रहेगा आपके पास, समय है आपके पास, आराम से उत्तर लिखे। बेटी और बहू को एक ही तराजू में तोलना किसके लिए मुश्किल था? तो जीवनलाल के लिए। बेटी और बहू, बहू और बेटी, उफ, कैसी पहेली है। इस तरह के वाक्य भी इन्होंने कहे। जीवनलाल कैसा व्यक्ति है? कैसा व्यक्ति, कैसे व्यक्ति मतलब बहुत लोभी है, वे घमंडी है। जीवनलाल कम दहेज मिलने पर किसका अपमान करते हैं? तो अपने घर में आए प्रमोद का अपमान करते हैं। कौन है प्रमोद? कमला का भाई है। क्यों आया है प्रमोद? कमला की विदाई कराने आया है। क्यों विदा कराने आया है? क्योंकि रीति रिवाजों के अनुसार पहला श्रावण उसे अपने मायके में बिताना है। कौन अपनी बेटी की शादी में दिए गए दहेज की डींग मारता है? तो ये जीवनलाल है। कमला का विवाह किससे हुआ था? कमला का विवाह रमेश से हुआ था। कमला को विदा कराने के लिए जीवनलाल ने क्या शर्त रखी थी? तो 5,000 रुपयों की मांग की थी। राजेश्वरी कौन थी? वह जीवनलाल की पत्नी थी। कौन अपने पैसे देकर प्रमोद की समस्या को दूर करना चाहती थी? कौन अपने पैसे देकर तो दूर करना चाहती थी? उन्होंने कहा ना, ले लो ये तिजोरी से की चाबी लो, और कमला को आदेश देती कि जाओ 5,000 रुपए लेकर के, और वो कहते लो ये 5,000 रुपए, और मुंह पर मार कर इस तरह से उनसे बातें करना। तो ये बातें कौन कहती है? राजेश्वरी कहती है। कौन गौरी से बहुत प्यार करते थे? यहाँ पर एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि वो जब राजेश्वरी उनसे यह बात कहती है, तो वो कहती है कि यह लो कागज के रंग बिरंगे टुकड़े जिन्हें, मतलब वो कहती कि जिन्हें वे आदमी से ज्यादा प्यार करते, कागज के रंग बिरंगे टुकड़े। तो राजेश्वरी ये सारी बातें, यह कथन कह करके वो प्रमोद को उतने वो पैसे 5,000 रुपए वो दे देती है। वहीं प्रमोद भी कागज के रंग बिरंगे टुकड़े शब्द का प्रयोग करता है, पर रंग बिरंगे नहीं है। प्रमोद जो है वो कह रहा है वो है कागज के टुकड़ों पर अपना स्नेह लुटाने वालों पर। उसके शब्दों में रंग बिरंगे नहीं है। कहाँ है ये वाला? ये है पेज नंबर 22 में। और कागज के रंग बिरंगे टुकड़े कहाँ लिखा गया है? ये है पेज नंबर 23 में। तो जहां पर कागज के रंग बिरंगे टुकड़े हैं, उसकी जो वक्ता है वो है राजेश्वरी। और कागज के टुकड़ों पर अपना स्नेह लुटाने वालों के बीच तुम इस तरह कब तक रह सकोगी, इसका वक्ता कौन है? तो इसका वक्ता है प्रमोद। ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जो ध्यान में रखिएगा। गौरी से कौन बहुत प्यार करते थे? तो जीवनलाल, उनके पिताजी। किसके स्वागत के लिए जीवनलाल मन लगाकर तैयारियां कर रहे हैं? अपनी बेटी जिनका नाम है गौरी। गौरी, तो यहाँ एक बार जस्ट मैं नाम लिख देती हूँ। यहाँ अपनी बेटी गौरी की तैयारी कर रहे हैं, स्वागत की तैयारी। उनके बेटे का नाम है रमेश, और बहू का जो नाम है, बहू का नाम है, क्या नाम है बहू का? कमला। प्रमोद अपना घर क्यों बेचना चाहता था? प्रमोद अपना घर बेचना चाहता था 5,000 रुपए जुटाने के लिए। जीवनलाल के घाव का मरहम क्या है? 5,000। जीवनलाल के हृदय को चोट कब पहुंचती है? जब गौरी घर नहीं आती है। बहुत डींगे मार रहे थे, मैंने ये दिया है, वो दिया है, कोई कमी नहीं की, ऐसी स्वागत की कि लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया। लेकिन जब उन लोगों ने यह बात कही तो जीवनलाल के हृदय को चोट पहुंचती है। झोपड़ी शब्द से जीवनलाल का तात्पर्य है कम हैसियत वाला। यानी मतलब वो कहना चाहते हैं, प्रमोद से कहना चाहते हैं कि झोपड़ी में अगर सामर्थ्य कम थी, वहां पर उनका एक वाक्य है कि अगर सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी का घर देखते, झोपड़ी में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा? तो कम हैसियत वाला। प्रमोद के द्वारा पूरा दहेज न दिए जाने पर कौन क्रोधित है? कौन बहुत ज्यादा क्रोधित है? तो जीवनलाल क्रोधित है। किसके नाम पर धब्बा लगा है और शान को ठेस पहुंची है? जीवनलाल। जीवनलाल। किसके बाल धूप में सफेद नहीं हुए? जीवनलाल। किससे जीवनलाल के सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है? रमेश। कौन कहते हैं ये बात? जीवनलाल खुद कहते हैं ये बात। किससे कहते हैं? प्रमोद से कहते हैं। वो कहते हैं कि मेरा बेटा रमेश तुम्हारे जैसा आवारा छोकरा नहीं है, मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है उसे। तो ये बातें वो वहां पर कहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। मातृभूमि का मान। मातृभूमि का मान एकांकी के एकांकीकार हैं हरिकृष्ण प्रेमी जी। ठीक है, हरिकृष्ण प्रेमी जी। विनोद रस्तोगी जी, अभी अभी मैंने बताया विनोद रस्तोगी जी बहू के विदा के हैं, तो ये नहीं है। विष्णु प्रभाकर जी, मैंने अभी अभी हम उसकी तैयारी कर रहे थे, मतलब वही पढ़ रहे थे विष्णु प्रभाकर जी, संस्कार और भावना के। तो हरिकृष्ण प्रेमी जी जो है ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मातृभूमि का मान एकांकी में किस स्थान का वर्णन किया गया है?
मेवाड़ का। बूंदी के शासक कौन थे? राव हेमू। अभय सिंह क्या प्रस्ताव लेकर आता है कि बूंदी मेवाड़ की अधीनता स्वीकार कर ले? हाड़ा वंश किस प्रकार का अनुशासन मानने को तैयार है? तो हाड़ा वंश सिर्फ और सिर्फ दोस्ती का अनुशासन मानने को तैयार है। महाराव, आज राजपूतों को एक सूत्र में गूंथे जाने की बड़ी आवश्यकता और जो व्यक्ति यह माला तैयार करने की ताकत रखता है वह है महाराणा लाखा। इस वाक्य के वक्ता है अभय सिंह। अभय सिंह का परिचय दीजिए। अभय सिंह मेवाड़ के सेनापति हैं। मातृभूमि का मान एकांकी में किसके बलिदान का चित्रण किया गया है? तो हाड़ा वंश के वीर सिंह का। महाराणा लाखा ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वह बूंदी के दुर्ग पर सेना सहित प्रवेश नहीं कर लेंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। हाड़ा वंश का वीर कौन था? हाड़ा वंश का वीर था वीर सिंह। हाड़ा वंश किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वह विदेशी शक्ति हो, चाहे मेवाड़ का महाराणा हो। प्रयुक्त कथन के वक्ता है राव हेमू। किसे अपनी ताकत पर दंभ है, नाज है? किसे? राजपूतों को। राव हेमू कहाँ के शासक है? बूंदी के। हाड़ा वंश किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा। मेवाड़ के गौरवपूर्ण इतिहास में मैंने कलंक का टीका लगाया। उपर्युक्त वाक्य के वक्ता है महाराणा लाखा। महाराणा लाखा किस मैदान में पराजित हुए थे? उत्तर आपको मालूम है, नीमरा के मैदान में। मैं 5 सेकंड देना चाहती थी जिससे कि आप सभी उत्तरों को आप टिक कर सके, लेकिन फिर बहुत ज्यादा समय आपका उसमें ये होता है, लगता है। इस सभी प्रश्नों को इसे बार बार देखिए, प्रश्नों को देखिए, सॉल्व कीजिए, लिखित अभ्यास कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। जिनकी खाल मोटी उनके लिए किसी भी बात में कोई भी अपयश का कारण नहीं होता है। ये कौन है इसका वक्ता? महाराणा लाखा। इसके वक्ता है महाराणा लाखा और श्रोता है अभय सिंह जी। हाड़ा लोग इतने वीर हैं कि युद्ध करने में वे यम से भी हाड़ा लोग इतने वीर हैं कि युद्ध करने में वे किससे नहीं डरते? यम से नहीं डरते। कौन दो श्रृंखलाओं को तोड़ने जा रहा है? दो श्रृंखलाओं को मतलब जो श्रृंखला चली आ रही है, यानी जो दो वीर जाति, राजपूत के जो दो वीर जाति मिलकर काम कर रहे हैं, तो उस कड़ी को कौन तोड़ने जा रहा है? तो उस कड़ी को तोड़ने जा रहा है कौन व्यक्ति? जरा आप सोचिए और बताइए मुझे, उस कड़ी को कौन तोड़ने जा रहा है? उस कड़ी को तोड़ने जा रहा है, सोचिए सोचिए, कौन है? किसने संदेश भेजा था? महाराणा लाखा ने। किसके पास संदेश भेजा था? किसके पास संदेश भेजा था? किसके पास भेजा था बताइए? हेमू के पास। कहाँ लिखा है ये? पेज नंबर 32। महाराणा स्वयं कह रहे हैं कि मैं उस श्रृंखला को तोड़ने जा रहा हूं और दो जातियों में जानी दुश्मनी पैदा करने जा रहा हूं। तो पेज 32 में वे स्वयं इसे कह रहे हैं कि मैं इन दो श्रृंखलाओं को तोड़ने जा रहा हूं। ओके, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में महाराणा ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने का निश्चय किस प्रकार किया? तो नकली बूंदी के दुर्ग को विध्वंस करके। नकली दुर्ग बनाने का सुझाव दिया था किसने? चारनी ने। महाराणा, अब तो आपकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। कौन कह रही है ये कहने वाली है चारनी। कहाँ पर ये कह रही है वो? पेज नंबर 37 देखिए और वहां पर चारनी का डायलॉग है, उसे पढ़िए। श्री गणेश का तात्पर्य है किसी चीज को आरंभ करना। निम्न पंक्ति को पूरा कीजिए। प्राण जाए पर वचन न जाए। वीर सिंह कौन थे? वीर सिंह सैनिक थे। राम हेमू के पास संदेश लेकर कौन आते हैं? तो अभय सिंह आते हैं। कलंक का टीका लगाने का तात्पर्य है बदनामी करना। खाल मोटी होना से तात्पर्य है बेशरम होना। नकली दुर्ग की रक्षा करते करते किसने अपने प्राणों की बलि दे दी? नकली दुर्ग की रक्षा करते करते किसने अपने प्राणों की बलि दे दी थी? तो वीर सिंह और उसके साथियों ने अपने प्राणों की वहां पर बलि दे दी थी। आशा करती हूँ ये आपको बहुत काम आएगा बच्चों। अच्छी तरह से अभ्यास